हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने 2000 और 2001 के हुए पेपर को सॉल्व कर लिया है यूपीटीजीटी के। आज की क्लास में हम 2003 में हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इसका हम लोग आज फर्स्ट पार्ट देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारे सीरीज़ के हिसाब से पार्ट 12 होगा। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, और सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ ही साथ आप ज्योत्सना स्टडी जोन के व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो सब भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी, ठीक है। टीजीटी का क्वेश्चन पेपर है 2003 का, संगीत का पेपर है। इसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राग यमन का वादी संवादी है, गंधार और निषाद, पंचम और ऋषभ, धैवत और गंधार, या इनमें से कोई नहीं। राग यमन का वादी और संवादी स्वर गंधार और निषाद होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, गंधार और निषाद, यानी गा और नी। राग यमन का वादी स्वर गंधार तथा संवादी स्वर निषाद होता है। राग यमन कल्याण ठाट का राग है। इसकी जाति संपूर्ण मानी जाती है। इस राग में तीव्र मध्यम का स्वर का प्रयोग किया जाता है और इस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर माना जाता है। राग यमन में धैवत, गंधार, पंचम और ऋषभ वादी संवादी नहीं माने जाते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, गंधार और निषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग भूपाली का संप्रकृति राग है, देशकार, यमन, बागेश्वरी या सोहिनी। राग भूपाली का संप्रकृति राग देशकार हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, देशकार। राग भूपाली का संप्रकृति राग देशकार होता है। यद्यपि इन दोनों में स्वर समान है, किंतु चलन भेद के कारण दोनों राग भिन्न हो जाते हैं। भूपाली राग कल्याण ठाट का राग होता है, जबकि देशकार राग जो है वो बिलावल ठाट का राग माना जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, देशकार राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भूपाली में वर्जित स्वर है, ग, पा, रे, धा, मा, नी, या इनमें से कोई नहीं। राग भूपाली में वर्जित स्वर मा, नी यानी मध्यम और निषाद होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, मा, नी। राग भूपाली में निषाद स्वर तथा मध्यम स्वर वर्जित होता है, अतः इस राग की जाति औड़व औड़व मानी जाती है। भूपाली राग कल्याण ठाट का राग होता है और इस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर माना जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, भूपाली राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग बिलावल में स्वर लगते हैं, कोमल रे धा शेष शुद्ध स्वर, कोमल गानी शेष शुद्ध स्वर, सारे शुद्ध स्वर, तीव्र मध्यम शेष शुद्ध स्वर। तो राग बिलावल की अगर हम बात करें तो राग बिलावल में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, सारे शुद्ध स्वर। राग बिलावल में प्रयुक्त सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, अर्थात कोई भी स्वर विकृत नहीं होता है। राग बिलावल बिलावल ठाट का आश्रय राग होता है और इस राग का वादी स्वर धैवत, संवादी स्वर गंधार को माना जाता है। यह राग प्रातः काल में गाया जाता है। बिलावल राग में कोमल, गंधार, धैवत, निषाद और ऋषभ तथा तीव्र मध्यम का प्रयोग जो है इसमें नहीं होता है, ठीक है। यहाँ आप लोग नहीं मेंशन करिए कि नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, सारे स्वर शुद्ध बिलावल राग में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग आसावरी में कोमल स्वर लगते हैं, रे दानी, रे गानी, गा धानी, या इनमें से कोई नहीं। तो राग आसावरी में गा धानी स्वर लगते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, गा धानी।
राग आसावरी में गंधार, धैवत तथा निषाद स्वर कोमल तथा अन्य शुद्ध स्वर लगते हैं। आसावरी राग आसावरी थाट का जन्य राग माना जाता है। इसका वादी स्वर धैवत तथा संवादी स्वर गंधार को माना जाता है। आसावरी राग औड़व संपूर्ण जाति का राग होता है और इस राग में रे, धानी, गा, रेनी स्वर कोमल नहीं लगते। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, गा, धा, नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग आसावरी का समप्रकृति राग है भूपाली, जौनपुरी, भैरव या देश। राग आसावरी का समप्रकृति राग जौनपुरी राग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, जौनपुरी। राग आसावरी का समप्रकृति राग जौनपुरी राग है। जौनपुरी राग आसावरी थाट का राग होता है और जौनपुरी राग की जाति जो है षाडव संपूर्ण तथा वादी स्वर धैवत और संवादी स्वर गंधार को माना जाता है। जौनपुरी राग को दिन के दूसरे प्रहर में गाया अथवा बजाया जाता है और इस आसावरी और जौनपुरी राग में गा, धा, नी स्वर कोमल लगते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, जौनपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरिया राग किस थाट का है? पूर्वी राग का, मारवा थाट का, काफी थाट का या खमाज थाट का? तो पूरिया राग जो होता है वो मारवा थाट का राग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, मारवा थाट। पूरिया राग की उत्पत्ति मारवा थाट से मानी जाती है। पूरिया राग की जाति षाडव होती है और इस राग का वादी स्वर गंधार, संवादी स्वर निषाद को माना जाता है। पूरिया राग प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग होता है। पूरिया राग पूर्वी, काफी तथा खमाज थाट का राग नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, मारवा। ये मारवा थाट का राग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग मारवा का वर्जित स्वर है मध्यम, धैवत, पंचम या निषाद। राग मारवा का वर्जित स्वर पंचम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पंचम। राग मारवा में पंचम स्वर जो होता है वो वर्जित होता है। मारवा राग मारवा थाट का ही राग होता है और इसकी जाति षाडव होती है। मारवा राग का वादी स्वर ऋषभ तथा संवादी स्वर धैवत होता है। मारवा राग का गायन समय दिन का अंतिम प्रहर माना जाता है। मारवा राग का आरोह अवरोह इस प्रकार से है, सा रे गा मा धा नी धा सा नी धा मा गा रे सा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी है गंधार निषाद, गंधार धैवत, ऋषभ पंचम या मध्यम और षडज। राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी गंधार और धैवत होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ग, ध। राग शुद्ध कल्याण का वादी स्वर गंधार तथा संवादी स्वर धैवत है। शुद्ध कल्याण ठाट का राग होता है। इस राग की जाति औड़व संपूर्ण मानी जाती है और शुद्ध कल्याण राग का गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर होता है। इस राग का स्वरूप ग, रे, सा, नी, धा, पा, सा, गा, रे, पा, रे, सा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग दरबारी कान्हड़ा के अवरोह में वर्जित स्वर है मध्यम, निषाद, धैवत या ये इसको आप गंधार कर लीजिए, गंधार। राग दरबारी कान्हड़ा के अवरोह में वर्जित स्वर धैवत होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, धैवत। राग दरबारी कान्हड़ा के अवरोह में वर्जित स्वर धैवत है। यद्यपि इसके अवरोह में धैवत वर्जित है, परंतु तार सड़क से उतरते समय जब धैवत का आवाहन किया जाता है उस समय धैवत के उच्चारण में निषाद का कण लगाया जाता है। यथा सा, धा, धा, नी, पा दरबारी कान्हड़ा आसावरी थाट का राग होता है। इसकी जाति संपूर्ण षाडव मानी जाती है। रे स्वर जो है वादी होता है और पा स्वर जो है वो संवादी होता है। दरबारी कान्हड़ा राग मध्य रात्रि में गाया अथवा बजाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो धैवत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है? जब ताल में 12 मात्राएं होती हैं, जब ताल में 3 तालियां होती हैं, जब ताल में 6 विभाग होते हैं या फिर जब ताल में 2 खाली रहता है।
तो इसकी सही कथन की बात करें तो झप ताल में 3 तालियां होती हैं, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, झप ताल में 3 तालियां होती हैं। झप ताल में 3 तालियां होती हैं, जबकि झप ताल में मात्राएं 10 तथा खाली 1 होती है। झप ताल को ख्याल के साथ बजाया जाता है। इस ताल में 4 विभाग होते हैं। झप ताल का प्राचीन नाम सादरा है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सादरा किस ताल का नाम है, तो सादरा जो है वो झप ताल का नाम है, और झप ताल जो है, झप ताल का प्राचीन नाम जो हो जाएगा वो सादरा हो जाएगा। इसके ठेके की अगर हम बात करें तो ये ठेके का स्वरूप यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना, ये इसके चिन्ह दिए हुए हैं, सम 2 0 3। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बोलों में झूमरा ताल के बोल समूह को पहचानिए। धिन इन धा तिरकिट का धीट धीटे धा धीन धा धिन इन धा धिन धिन धा। तो इसमें से आपको बताना है कि झूमरा ताल का बोल समूह कौन सा है। इसमें से जो झूमरा ताल का बोल समूह हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, धिन इन धा तिरकिट। ये बोल समूह झूमरा ताल का बोल समूह हो जाएगा। धिन इन धा तिरकिट झूमरा ताल के बोल समूह को कहते हैं। झूमरा ताल तबले की ताल होती है। इस ताल को बड़े ख्याल के साथ बजाया जाता है। झूमरा ताल में 14 मात्राएं होती हैं। का धीट धीट धमार ताल है। धा धिन इन दीपचंदी ताल है, तथा धा धिन धिन धा 3 ताल होता है। तो इन तीनों ताल में 4 विभाग हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, धिन इन धा तिरकिट। ये हो जाएगा धमार ताल, ये 3 ताल हो जाएगा, और ये जो है दीपचंदी ताल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, धिन इन धा तिरकिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग करते हैं? 5, 3, 2 या 4? ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका तो आंसर आप सभी को पता है कि चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में 4 मात्राओं का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 4। चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में 4 मात्राओं का प्रयोग होता है। चौगुन एक लयकारी का प्रकार है। दुगुन में 2 मात्रा, तिगुन में 3 मात्रा, पुआड़ में 5/4 मात्रा होती है। तो ये सभी लयकारी के प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गायकी के साथ पखावज की संगत होती है? ध्रुपद, ख्याल, टप्पा या ठुमरी? ध्रुपद गायकी के साथ पखावज वाद्य की संगत की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ध्रुपद। ध्रुपद गायकी के साथ पखावज वाद्य की संगत होती है। ध्रुपद एक जोरदार और गंभीर प्रकृति की गायकी है। ध्रुपद गायकी में तान नहीं होते हैं। ध्रुपद गायकी के साथ 4 ताल, सूल ताल, तीव्रा ताल आदि खुले ताल ही बजाए जाते हैं। ख्याल, टप्पा तथा ठुमरी के साथ तबला वाद्य की संगत होती है तथा बंद तालों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ध्रुपद। फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस क्लास को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभोग गीत का कौन सा विभाग है? चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला? आभोग गीत का चौथा विभाग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, चौथा। आभोग गीत का चौथा विभाग होता है। प्रबंध की पूर्ति करने वाले भाग को आभोग धातु कहते हैं। धातुओं की दृष्टि से भी प्रबंध चतुर्धातु, त्रिधातु, द्विधातु 3 प्रकार के थे। ध्रुव और आभोग अथवा उद्ग्रह और आभोग का होना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, आभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन में संगीत
संपूर्ण विकास करता है, आध्यात्मिकता लाता है, घनिष्ठता से जुड़ता है या उक्त सभी? मानव जीवन में संगीत संपूर्ण विकास भी करता है, आध्यात्मिकता भी लाता है और घनिष्ठता से जुड़ता भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, उक्त सभी। मानव जीवन में संगीत का पूर्ण योगदान है। मानव जीवन में संगीत संपूर्ण विकास करता है, आध्यात्मिकता लाता है, घनिष्ठता से जुड़ता है, ये सभी कथन सही है। संगीत के द्वारा मानसिक रोगों का उपचार भी किया जाता है। तो इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद गान में कितनी बानी का प्रचलन है? 2, 4, 5 या 6? ध्रुपद गान में 4 बानी का प्रचलन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 4। ध्रुपद गायन में 4 बानियां प्रचलित हैं। कौन कौन सी? डागुर बानी, गोबरहार बानी, नौहार बानी और खंडार बानी। अकबर बादशाह के दरबार में उस समय 4 महागुणी रहते थे। तानसेन, ब्रजचंद्र ब्राह्मण, राजा समोखन सिंह वीणाकार, श्री चंद राजपूत। अकबर के समय में इन चारों के द्वारा 4 वाणियाँ प्रसिद्ध थीं। तानसेन की गोबरहारी वाणी, समोखन सिंह जी की खंडहार वाणी और ब्रजचंद्र जी की डागुर वाणी तथा श्री चंद जी की नौहार वाणी प्रसिद्ध है। ध्रुपद की 2, 5, 6 बानियाँ नहीं मानी जाती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? किसी भी राग में मध्यम और पंचम एक साथ वर्जित नहीं हो सकते। रागों में आरोह और अवरोह क्रम में रहते हैं। सभी रागों में षड्ज आवश्यक नहीं है। या तीव्र मध्यम कभी भी वादी संवादी के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा कि सभी रागों में षड्ज आवश्यक नहीं है। ये कथन जो है बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, किसी भी राग में मध्यम और पंचम स्वर एक साथ वर्जित नहीं हो सकते। यह कथन बिल्कुल सत्य है। रागों में आरोह और अवरोह क्रम से रहते हैं, ये भी सत्य है। सभी रागों में षड्ज आवश्यक नहीं है, यह कथन असत्य है। तीव्र मध्यम कभी भी वादी और संवादी के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, ये भी सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि सभी रागों में षड्ज आवश्यक नहीं होता, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग खमाज का वादी संवादी स्वर है षड्ज मध्यम, गंधार निषाद, षड्ज पंचम या ऋषभ और पंचम। राग खमाज का वादी और संवादी स्वर गंधार और निषाद होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, गानी। खमाज राग का वादी स्वर गंधार, संवादी स्वर निषाद को माना जाता है। खमाज राग खमाज थाट से उत्पन्न राग है। इसकी जाति साडव संपूर्ण मानी जाती है। इस राग का गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर होता है। इस राग का स्वरूप इस प्रकार से होता है, ग मा धा नी सा, नी धा मा पा धा मा गा। खमाज राग का वादी स्वर सा मा, सा पा तथा रेपा नहीं माना जाता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, गानी। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, राग खमाज के गाने का समय है रात्रि का द्वितीय प्रहर, प्रातःकाल, सायंकाल या मध्य रात्रि। राग खमाज के गाने का समय रात्रि का द्वितीय प्रहर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, रात्रि का द्वितीय प्रहर। राग खमाज के गाने का समय रात्रि का द्वितीय प्रहर माना जाता है। खमाज राग प्रातःकाल, मध्य रात्रि तथा सायंकाल में नहीं गाया जाता है। राग खमाज खमाज थाट का आश्रय राग होता है और इसका वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर जो हो जाएगा इसका वो निषाद माना जाता है। तो इस प्रकार का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, रात्रि का द्वितीय प्रहर। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सेशन के क्वेश्चन। से आपको कैसे लगे कमेंट में हमें जरूर से बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।